हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवाई। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली बिल्ड करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो सीपीयू रिक्वेस्ट पहले करेगा उससे सीपीयू पहले मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर मान लिया जाए P1 हमारा यहाँ पर सबसे पहले आया रेडी क्यू में। देन हमारा P1 को ही सबसे पहले सीपीयू मिलेगा, यानी कि P1 हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद मान लीजिए P2 आया तो P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अगर इसे आईओ रिक्वेस्ट करना हो, यानी कि इसे आईओ परफॉर्म करना हो, इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना हो, तो जब तक ये इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं कर लेता है और फिर से ये अपना सीपीयू इसे मिल नहीं जाता, यानी कि ये पूरी की पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो जाता एग्जीक्यूट करके, तब तक ये प्रोसेस जो हमारा सीपीयू है वो दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं होगा। यानी कि P1 को सीपीयू तब तक एलोकेट होते रहेगा ये पूरी की पूरी तरह से एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट ना हो जाए। उसके बाद हमारा P2 आएगा, देन हमारा कोई और प्रोसेस P3 आया, P4 आया, तो हमारा एग्जीक्यूट होते रहेगा। कि जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो जो क्राइटेरिया होता है वो होता है लिस्ट अराइवल टाइम, यानी कि जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा उसे सीपीयू पहले मिलेगा। तो इसका जो मोड होता है वो होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मीन्स कि जैसे P1 को सीपीयू एलोकेट हुआ, हमारा सीपीयू में एग्जीक्यूट हो गया, तो ये अगर इसे आईओ परफॉर्म करना हो और ये आईओ परफॉर्म कर लेता है, फिर से इसे सीपीयू एग्जीक्यूट हो जाता है और फिर से पूरी तरीके से अगर ये बिल्कुल कंप्लीट होकर टर्मिनेट हो जाता है तो उसे हम नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे। तो जो हमारा मोड हो गया वो नॉन प्रिमिटिव हो गया और जो हमारा क्राइटेरिया हो गया वो अराइवल टाइम हो गया, यानी कि जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। क्यू में क्या होता है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमारा जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो हमारा फीफो, यानी कि जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है उसी तरह से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा रेडी क्यू में आ गया। तो यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। प्रोसेस आईडी दिया गया है P1 P2 P3 P4 P5, अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है, इसके सारे वैल्यू दिया हुआ है। देन हमें यहाँ पर कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है, टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है और वेटिंग टाइम फाइंड करना है। तो आपको कितना ये हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो फाइंड करना है और कितना हमारा वेटिंग टाइम है ये फाइंड करना है। हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पढ़ रहे हैं, तो जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। हमारा सबसे पहले जो प्रोसेस 1 है उसका अराइवल टाइम 0 है, इसे हम गैंट चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अराइवल टाइम 0 है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा P1 0 पे आया। ठीक है, ये 2 यूनिट टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ, तो ये हमारा 2 यूनिट टाइम तक एग्जीक्यूट। बस टाइम क्या मतलब क्या होता है कि ये सीपीयू में कितना टाइम तक रहा, यानी कि इसे एग्जीक्यूशन करने में कितना टाइम लगा, वो बस टाइम हो गया। तो एट 0 टाइम पे आया था और टोटल टाइम इसको एग्जीक्यूट करने में 2 लगा, तो 0 + 2 2 हो गया। देन हमारा उसके बाद जैसे 2 मिनट तक हमारा P2 भी आ गया होगा और P3 भी आ गया होगा। देखो इसका अराइवल टाइम 1 है, इसका अराइवल टाइम 2 है, तो हमारा P1 P2 और P3 दोनों अवेलेबल है। तो देखो P2 का अराइवल टाइम कम है तो हमारा P2 पहले एग्जीक्यूट होगा। इसका बस टाइम 4 है तो ये टोटल 6 हो जाएगा। P3 का जो अराइवल टाइम है वो 2 है, लेकिन एट अ टाइम 6 यूनिट टाइम तक हमारा P4 भी आ चुका होगा और P5 भी आ चुका होगा रेडी क्यू में। ठीक है, तो अब हमारा P3 एग्जीक्यूट होगा जिसका बस टाइम 6 है, तो 6 + 6 12। देन हमारा P3 का जो कंप्लीशन टाइम होगा वो हो जाएगा 12। देन हमारा P4 एग्जीक्यूट करेगा। P4 का जो हमारा बस टाइम है वो है 5, तो P4 टोटल कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 17। देन हमारा P5 एग्जीक्यूट करेगा और इसका बस टाइम है 3, देन इसका टोटल कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 20। तो हमारा P5 का कंप्लीशन टाइम 20 है, P4 का 17 है, P3 का 12 है, P2 का 6 है और P1 का 2 है। टर्न अराउंड टाइम
टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो हम ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो कंप्लीशन टाइम 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 1 5, 10, 14, 16। वेटिंग टाइम में होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ओके ये लास्ट में जैसे P5 को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा 20, तो ये हमारा कंप्लीशन टाइम हो गया। P4 के लिए 17 कंप्लीशन टाइम हो गया, P3 के लिए 12 कंप्लीशन टाइम हो गया, P2 के लिए 6 कंप्लीशन टाइम हो गया, P1 के लिए 2 कंप्लीशन टाइम हो गया। तो हमारा यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम दोनों निकाल लिया। टर्न अराउंड टाइम के लिए कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम और वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो ये टोटल हमारा ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा हमारा 27। तो हम एवरेज निकालते हैं 47 डिवाइडेड बाई 5 एंड 27 डिवाइडेड बाई 5 और हमारा ये हो जाएगा 5.40। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर निकल कर आया 9.40 और वेटिंग टाइम निकल के आया 5.40। तो हमारा यहाँ पर एवरेज दोनों निकालना था, ये दोनों हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। पहले मैंने एक एग्जांपल करके दिखा दिया है, आप इसे सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर भी हमें प्रोसेस डिफरेंट टाइप का प्रोसेस दिया हुआ है, टोटल 6 प्रोसेस है, अराइवल टाइम है और बस टाइम है। इसमें हमें फाइंड करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो हम गैंट चार्ट के थ्रू से देखेंगे। हमारा सबसे पहले कौन प्रोसेस आया P4, लेकिन हमारा जो CPU है वो 0 टाइम से स्टार्ट हो रहा है। 2 यूनिट टाइम तक यानी 2 यूनिट टाइम तक हमारा CPU आइडल होगा, यानी कि CPU में कोई प्रोसेस नहीं होगा। देखो यहाँ पर एट 0 कोई भी प्रोसेस आया है, एट 0 यूनिट पे कोई भी प्रोसेस नहीं आया है। तो हमारा जो भी प्रोसेस लेटेस्ट में आया है वो है एट 2, यानी कि 2 यूनिट टाइम पे हमारा P4 आया है। तो P4 का जो बस टाइम है वो है 5। तो P4 एग्जीक्यूट करेगा 5 + 2 7। एट 7 यूनिट टाइम पे हमारा P1 भी आ चुका होगा एंड देन हमारा P6 भी आ चुका होगा। तो देखो अगर हमारा अराइवल टाइम दोनों का देखो यहाँ पर सेम हो गया, तो जब हमारा अराइवल टाइम सेम होता है तो फिर हम देखेंगे प्रोसेस आईडी इसका कम है। तो देखो यहाँ पर हमारा प्रोसेस आईडी P1 कम है एंड देन P6 ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है 1 से 6 ज्यादा ही है। तो P1 पहले हमारा एग्जीक्यूट करेगा, तो P1 को मिलेगा CPU, ये एग्जीक्यूट करेगा 2 यूनिट टाइम तक, देन हमारा P6 एग्जीक्यूट करेगा 1 यूनिट टाइम तक। देखो हमारा P1 भी एग्जीक्यूट किया जो 3 यूनिट टाइम पे आया था, P4 भी एग्जीक्यूट किया जो 2 यूनिट टाइम पे आया था, P6 भी एग्जीक्यूट किया जो 3 यूनिट टाइम पे आया। एट 10 यूनिट टाइम पे यहाँ पर हमारा कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। देखो P2 का 11 जो अराइवल टाइम है वो 11 है, P3 का 13 है और P5 का 12 है। तो हमारा यहाँ पर CPU आइडल होगा, यानी कि CPU खाली होगा 1 यूनिट टाइम तक। देन हमारा P2 आया एट 11 यूनिट टाइम तक, देन 11 इसका बस टाइम जो है वो 9 है, तो P2 एग्जीक्यूट करेगा 9 यूनिट टाइम, यानी कि ये हो जाएगा 20। आफ्टर दैट सबको उस टाइम तक हमारा P3 भी आ चुका होगा, P5 भी आ चुका होगा। तो जो अराइवल टाइम है वो P5 का कम है, तो हमारा P5 एग्जीक्यूट करेगा 14 यूनिट टाइम तक। देन हमारा P5 एग्जीक्यूट हो जाएगा टोटल कंप्लीट, देन P3 एग्जीक्यूट करेगा 8 यूनिट टाइम तक। तो देखो जो भी ये लास्ट में है वो हमारा कंप्लीशन टाइम होगा इस प्रोसेस का। देखो जैसे 42 हो गया P3 के लिए, 34 हो गया P5 के लिए, 20 हो जाएगा P2 के लिए,
1 यूनिट टाइम हमारा सीपीयू आइडल रहा, यानी कि खाली रहा, क्योंकि उस टाइम तक हमारा कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में अवेलेबल नहीं था। एट 10 यूनिट टाइम तक हमारा ये P6 के लिए कंप्लीशन टाइम हो गया, 9 यूनिट टाइम हमारा P1 के लिए कंप्लीशन टाइम हुआ, और 7 यूनिट टाइम हमारा P4 के लिए हुआ कंप्लीशन टाइम, और 2 यूनिट टाइम तक हमारा सीपीयू आइडल रहा। तो हमारा P3 हो जाएगा 42, P5 के लिए हो जाएगा 34, P2 के लिए हो जाएगा 20, P6 के लिए हो जाएगा 10, P1 के लिए हो जाएगा 9 एंड P4 के लिए हो जाएगा 7। टर्न अराउंड टाइम सेम फॉर्मूला, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 9 माइनस 3 6, 9 29 7। देन वेटिंग टाइम हमारा होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो ये हमारा वेटिंग टाइम, ये टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो 6 माइनस 2 4 0 21 0 8 6। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 78 और ये हमारा 39, यानी कि जो एवरेज निकालेंगे 78/6 और ये 39/6। तो ये हमारा हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा हमारा 6.90। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल है ये, गैंट चार्ट बनाया। गैंट चार्ट के हेल्प से जो जैसे हमारा यहाँ पर क्या है कि अराइवल टाइम के अनुसार हम देख रहे हैं, तो जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा, यहाँ पर हमारा सबसे कम अराइवल टाइम P4 का था तो P4 एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हमारा अराइवल टाइम P1 का सबसे कम था। उसके बाद देखो P1 और P6 का दोनों का अराइवल टाइम सेम था, तो हमने प्रायोरिटी किसको दिया, प्रोसेस आईडी को। तो जिसका प्रोसेस आईडी कम होगा वो हमारा सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा इसके बाद P1 देन P6 एग्जीक्यूट किया। उसके बाद अगर देखो प्रोसेस अगर हमारा रेडी क्यू में नहीं है तो वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब वो रेडी क्यू में नहीं है उसको तो पहले रेडी क्यू में लाना पड़ेगा ना। तो जब वो रेडी क्यू में आएगा तभी तो वो एग्जीक्यूट करेगा, तभी तो उसे रन स्टेट में वो जाएगा और उसे सीपीयू मिलेगा। तो हमारा जब ये हमारा रेडी क्यू में नहीं था तब तक हमारा जो सीपीयू था वो आइडल था। तो हमारा उसके बाद P2 एग्जीक्यूट किया, देन P5 एग्जीक्यूट किया, देन P3 एग्जीक्यूट किया। ओके, और टोटल टाइम सीपीयू कितना आइडल रहा है, 1 + 2 यानी कि 3 यूनिट टाइम हमारा सीपीयू आइडल रहा। कॉन्वे इफेक्ट में मेनली ये होता है कि जैसे मान लीजिए प्रोसेस है वो रन स्टेट में गया, ठीक है, तो उसका सीपीयू बॉन्ड और आईओ बॉन्ड, उसके बाद उसे आईओ रिक्वेस्ट करना है, यानी कि आईओ परफॉर्म करना है, उसके बाद फिर से आईओ परफॉर्म करना है, फिर से आईओ परफॉर्म करना है, ऐसे करके बहुत ज्यादा उसको आईओ बॉन्ड प्रोसेस टाइप का है वो, यानी कि बहुत ज्यादा उसे आईओ परफॉर्म करना है। तो क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो इस तरह के एग्जाम्पल्स में या फिर इस तरह के प्रोसेस में हमारा वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है तो ये तो प्रिम्प्ट होगा नहीं, ठीक है। तो प्रिम्प्ट नहीं होने के कारण जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, चाहे सीपीयू आइडल रहे। देखो जब जब आईओ परफॉर्म करेगा, इनपुट आउटपुट परफॉर्म करेगा हमारा कोई भी प्रोसेस, ठीक है, तो हमारा जो सीपीयू है वो तो आइडल रहा, लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है, जो भी P2 P3 P4 कोई भी प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में अवेलेबल होगा वो तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, उसे तो सीपीयू मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा P1 को पहले ही मिल चुका है। तो जब तक P1 टर्मिनेट नहीं होगा तब तक किसी और सीपीयू को मिलेगा, किसी और प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा नहीं। तो इस केस को हम बोलते हैं कॉन्वे इफेक्ट। इसमें हमारा जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है वो बहुत बढ़ जाता है, यानी कि जैसे ये हमारा रेडी स्टेट है और ये हमारा रन है और ये हमारा टर्मिनेट स्टेट है। तो जैसे मान लीजिए कोई P1 प्रोसेस है, P2 एंड देन P3, तो पहले हमारा P1 आया, देन P2 आया, देन P3 आया, ठीक है। P1 को हमारा सीपीयू मिल गया, इसे आईओ परफॉर्म करना हो, ठीक है, तो हमारा P1 यहाँ पर आईओ परफॉर्म करने आया, फिर से ये कंप्लीट हुआ, फिर से इसे मतलब इसी तरह से इसे बार बार आईओ परफॉर्म करना हो,
ठीक है। तो इसे जितना देर आयो परफॉर्म करने का टाइम जितना भी होगा इसका, ठीक है, उतने टाइम तक तो हमारा सीपीयू आइडल रहेगा, क्योंकि इसे कोई और प्रोसेस एलोकेट नहीं होगा। जब नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि जिस प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट मिल गया है उस टाइम उस प्रोसेस के लिए वो सीपीयू जब तक फिक्स रहेगा तब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, तभी किसी और प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉनवे इफेक्ट। ओके, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करो। ओके, थैंक यू।